फिर से सेकंड वीडियो लाए हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया था, और बाकी उनसे जो उत्तम ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसके बारे में बताया था, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमने कल बात की थी आपसे। फिर बात कर रहे थे उसके बाद हम पारंपरिक स्रोतों की। तो उसमें जो पारंपरिक स्रोत थे वे क्या होते हैं, नवीनीकरण स्रोत के बारे में बताया था, जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया था आपको। और एक दूसरी चीज़ बात कर रहे थे तापीय विद्युत संयंत्र की, ठीक है, जिसमें हमने टरबाइन को घुमाया था। तो देखिए यहाँ थर्ड टॉपिक जो कल रह गया था जल विद्युत संयंत्र, उसकी बात करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है, जैसे तापीय विद्युत संयंत्र सेम जलीय विद्युत संयंत्र है, वहाँ हीट से या स्ट्रीम से यूज करके, स्टीम का यूज करके विद्युत टरबाइन घुमाई जाती थी। यहाँ जल का यूज करके क्या किया जाता है, टरबाइन घुमाई जाती है विद्युत संयंत्र से। कैसे, देखिए अब इसका क्या होता है, देखिए आपने नदी का बहाव देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पानी में क्या होता है, प्रेशर होता है। या अगर आप किसी भी जो कह सकते हो आप जो आजकल पानी वगैरह के जो कूप होते हैं, जैसे आप नल वगैरह कह सकते हो, नल से इतना प्रेशर नहीं आता पानी का, लेकिन जो मोटर वगैरह हम यूज़ करते हैं मोटर से पानी की, ठीक है, या अदर कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उससे अगर हम उस प्रेशर को किसी चीज़ पर डालें तो आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। आप किसी अदर चीज़ में भी हम उसका यूज कर सकते हैं प्रेशर का, ठीक है। अब देखिए उसी प्रेशर का यूज करके पानी क्या जो होता है, टरबाइन घुमाई जाती है। कैसे, देखिए डाम होते हैं, तो जो डाम बनाए जाते हैं, पानी के डैम जो होते हैं, तो पानी को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से एक छोटी सुरंग या आप कह सकते हो एक छोटी नहर टाइप की डैम से जो पानी, क्योंकि कई 100 फीट पानी खड़ा होता है, तो पानी की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इकट्ठे हुए पानी की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसका यूज किया जाता है किसमें, टरबाइन को घुमाने में। क्योंकि जो पानी इकट्ठा स्टोर है तो उसमें क्या हुआ, स्टेबिलिटी हुई। अब उसकी वजह से क्या हुई, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई। जब वो किसी एक छोटी संकीर्ण आप कह सकते हो छोटी नदी हो, मतलब आप कह सकते हो उस डैम के लिए बहुत छोटी टाइप की नदी हो, या आप कह सकते हो उसके लिए पाइप जो नहर टाइप की बनाई गई हो वहाँ से, तो उन नहर टाइप से क्या होता है कि उन नहर में अलग से उनका रास्ता होता है जहाँ टरबाइन लगी होती हैं। डैम से वो पानी बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से और उन टरबाइन के जो पंखड़े होते हैं उस पर गिरा जाता है। ठीक है, टरबाइन ऊपर होती है, नीचे पंखड़े लगी होती हैं उन नहर में। तो जब पानी उसमें जाता है तो वो पंखड़े से टकराता है और टरबाइन क्या होती है, उससे रोटेट करना शुरू कर देती है, यानी टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टरबाइन घूमती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत का उत्पादन वो करती रहेगी। ठीक है, तो ये मेथड होता है जल विद्युत संयंत्र का। ठीक है, तो यानी पानी के बहाव का प्रयोग करके जो उसका प्रेशर है चलने का, ठीक है, चलने का जो बहाव है, उसका जो महत्व है, उसका यूज करके विद्युत को उत्पन्न करना, ये क्या आता है, जल विद्युत संयंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। चलिए इससे पहले मैं आपको बताऊं तो देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज आपको अगर चाहिए तो, क्योंकि देखिए बुक से ज़्यादा तो कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जितना बुक्स में है ना ही मैं उतना बोल सकता हूँ, ना ही मैं उतना यहाँ लिख सकता हूँ। तो बुक से ज़्यादा नॉलेज तो कहीं से नहीं मिल सकती, आप ये ध्यान रखिए। लेकिन जो बुक में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बुक्स में नहीं होती और हम आपको आपके सामने बोल देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और जो चीज़ लिखी हुई होती है, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ लिखी हुई समझ में नहीं आती, तो आपको क्या बस यहाँ जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका मतलब केवल यह है कि जो आपकी बुक्स में है वो आपको आप तक समझ में आए, यानी आप तक पहुँचे और आपको वो समझ में आए कि आपकी बुक्स में क्या है, क्या सिलेबस है, क्या मैथ, क्या उसको समझने का तरीका है, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो फिजिक्स होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बहुत ईजिली आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। और फिर दूसरी चीज़ देखिए मैं आपको बताऊं कि बुक से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नया मिलता है सीखने को। अगर आपको कोई चीज़ उससे किसी चैप्टर से भी समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर इस वीडियो में लिखूँगा, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं देखिए आगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें हुआ क्या कि देखिए अब जैसे आप ऐसा समझिए फ़ोन आप खरीदते हैं, ठीक है, तो अब आप जैसे आपका एक नाम सोच के चलिए नोट 8 प्रो, ठीक है, नोट 8 या खाली पहले नोट 8 आया था रेडमी का, ठीक है अब उसके बाद वो नोट 8 प्रो आया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हर साल
किसी ना किसी फ़ोन में कुछ ना कुछ अपडेट वर्जन आता है, ठीक है, इस बात को तो आप जानते हैं। या अगर आप इस साल कोई फ़ोन ले रहे हैं तो उसका कोई ना कोई न्यू अपडेट नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएगा। तो कुछ ऐसा होता है जो कुछ रह जाता है पुराने फ़ोन में, वो नए फ़ोन में आता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि जो हम यूज करते चले आ रहे थे जिन सिस्टम्स को पारंपरिक स्रोतों में, उनको थोड़ा बेटर बनाने के लिए उसमें सुधार किया गया। उनमें से कुछ चीज़ें अलग से यूज की गई कि हाँ, हम जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको कैसे और ज़्यादा बेनिफिट में ला सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जय मात्रा एक और जो पवन ऊर्जा पे दोनों चीज़ सक्सेसफुल हुई, ठीक है। तो पहले देखिए पवन ऊर्जा बहुत छोटी सी, चलिए जय मात्रा की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए आपने एक सिंपल सा नाम सुना होगा बायोगैस, ठीक है। उसमें क्या देखा होगा आपने कि जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, मिट्टी वगैरह के साथ कुछ मिला है उसमें, इस तरह से पानी वगैरह, तो उससे क्या होता है बाद में जो गैस वगैरह निकलती है उसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए थोड़ा उसी के बारे में डिटेल से पढ़ना, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखिए पहले क्या होता था कि लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता था। अब लकड़ी एक ऐसा ईंधन है कि अगर आप जलाओगे, ठीक है, ये जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं आप जलाओगे उन्हें, तो उसमें क्या होता है धुआं काफ़ी निकलता है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमने कल उत्तम स्रोत की बात की थी, तो उत्तम स्रोत के लिए हमने बात की थी प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए लकड़ी से ज़्यादा बेटर कुछ क्या हो, तो उसके लिए बात की गई। तो अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, और गोबर वगैरह जो आप जानते हैं ये चीज़ें हैं, या जो हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ ऐसे कह सकते हैं फसलों के वेस्टेज चीज़ें होती हैं वे, तो इन सबको क्या किया जाता है कर्दम बना के एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। जिस आपको ये दिख रहा होगा सिस्टम, एक डायग्राम बना हुआ, तो कर्दम से मतलब होता है जल के साथ बहुत सारी चीज़ अपशिष्ट चीज़ें मिलाकर इसमें डाल दिया जाता है टैंक, डाइजेस्टर जिसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? डाइजेस्टर जिसको कहते हैं। तो डाइजेस्टर क्या होता है? एक तरह का बॉक्स होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताऊँ यहाँ मैं कि लकड़ी को जब वायु की आपूर्ति में जलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जल होता है और जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं निकलने लगते हैं। तो जो बच जाता है उसको हम चारकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारकोल बोलते हैं। और चारकोल ऐसा पदार्थ है जो बिना धुएं के जलता है, और उसमें लकड़ी की अपेक्षा जो ऊर्जा की कह सकते हो मात्रा होती है, क्षमता होती है पर यूनिट में, वो क्या होती है ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जब हम कर्दम की बात कर रहे थे तो कर्दम क्या होता है? अपशिष्ट चीज़ों का पानी के साथ मिश्रण होता है, उसको क्या करते हैं हम इससे डाइजेस्टर में डालते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टर में क्या होता है, यहाँ इसका क्या होता है काफ़ी टाइम में मतलब इसको ये मतलब बेकार होता चला जाता है, इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है मीथेन जो होती है वो इसका प्रमुख अवयव होती है। मीथेन जो होती है इसका प्रमुख अवयव होती है। तो उस देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, आगे भी कंपटीशन में और यहाँ भी, तो इससे रिलेटेड कभी आएगा क्वेश्चन, तो आपसे ये ज़रूर कोई पूछेगा कि आप बायोगैस कर रहे हैं, का बात जिक्र कर रहे हैं, इसका प्रमुख अवयव क्या होता है? तो प्रमुख अवयव जो होता है इसका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन गैस होती है, ठीक है। किसका? हाँ अच्छा 700 हाँ ठीक है, निकाले 700 रोक दे, बीच में वीडियो बना देगा। हाँ। तो देखिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मीथेन क्या होता है, इसका एक प्रमुख अवयव होता है। और आप जब भी कभी आगे इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे या कभी कोई आपसे इस टॉपिक पर बात करता है तो कोई इस क्वेश्चन को आपसे ज़रूर पूछेगा कि बायोगैस का जो प्रमुख अवयव होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। और देखिए जो अब यहाँ चीज़ पदार्थ क्या होता है धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनसे गैसें निकलने लगती हैं, और भी बहुत सारी गैसें इसमें मिश्रित होती हैं। तो यहाँ गैस टंकी होती है, यहाँ इकट्ठा होती रहती है, ठीक है। इस गैस जो नली होती है, गैस नली के द्वारा गैस का बाहर निकाल के यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इसका यूज नहीं कर पाते और ये एक्स्ट्रा हो जाती है तो इस गैस को मतलब थोड़ा कभी कभी निकालना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा फालतू मतलब वेस्ट के रूप में निकाल देते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा है। क्योंकि अगर इस गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है टैंक भी कभी कभी फट भी सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा क्या होता है कि इसका जो अब वेस्टेज पदार्थ है उसका हम उर्वरक और जो हमारे पास खाद वगैरह होता है उसके रूप में यूज़ करते हैं। क्योंकि जो इसका खाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो ज़्यादा मतलब जो खेती वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है,
ठीक है। तो ये जो बायोगैस सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा आपको क्या कर सकता है, यूजफुल है। और दूसरी चीज़ आप देखिए, यहाँ हमने इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि विद्युत संयंत्र जो गैस है, ठीक है, जो गैसें वगैरह होती हैं, इसका यूज हम विद्युत वगैरह के रूप में विद्युत के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा की, जो इसका दूसरा टॉपिक है। तो देखिए पवन ऊर्जा की हम बात करें तो पवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पवन ऊर्जा को आप पहले भी जानते थे, पवन चक्कियों के नाम से जानते थे कि पवन चक्की का यूज है। पवन चक्की आपने अगर देखा हो तो पहले जो आप कह सकते हो बैल वगैरह होते थे, इनसे घराट चलाए जाते थे। घराट, अब आप पूछेंगे घराट क्या होते हैं, कोल्हू चलाए जाते थे जिनसे जो शुगर केन या गन्ना वगैरह होता है उसका रस निकाला जाता था। तो देखिए अब उसको क्या हुआ कि अब उन चीज़ों को, अब जो घराट थे वो बैल से चलते थे, तो पवन जो चक्कियाँ होती थी, इससे क्या होता है, एक स्टैंड फ्रेम होता काफ़ी ऊंचाई तक, और उसमें ऊपर पंखड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को फिर चलाना शुरू किया गया, यानी जो पानी सिंचाई वगैरह के रूप में भी इसका यूज होने लगा, और विद्युत उत्पादन में भी इसका यूज होने लगा। लेकिन विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका जो फील्ड होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो पवन फार्म होना चाहिए, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि देखिए लगभग पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पवन चलनी चाहिए। जब तक इतनी लगभग इस स्पीड से पवन नहीं होगी, तब तक इस पवन ऊर्जा से जो हम विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ये मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ एक पवन चक्की आपने लगा दी और उससे क्या हो कि आप जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है, और उनसे टरबाइन को घुमाया जाता है। अब टरबाइन को कैसे घुमाया जाएगा, बहुत सारी टरबाइन जो हमारे पास पवन चक्कियाँ हैं, इन सबको एक साथ इस तरह से संयुक्त किया जाता है कि जो हमारे पास विद्युत संयंत्र है, तो उससे जो एक पवन चक्की द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमारे पास, वो सब जितनी पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, जितनी फार्म में लगे हुए हैं, सभी की अलग अलग जो उत्पादन है वो टोटल के योग के बराबर एक ही साथ संयुक्त होने पर प्राप्त होता है। यानी अगर हम सबको एक साथ संयुक्त कर लें, तब उनका उत्पादन, जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो देखें, या अलग अलग जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उन सबका योग करके देखें तो वो एक ही बराबर प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार एक साथ संयोजन करते हैं इनका, जो पवन चक्की फार्म में लगाते हैं काफ़ी बड़े में, तो उसमें क्या करते हैं कि उस सबको एक साथ संयुक्त कर लिया जाता है, जिससे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। उस एनर्जी का उपयोग क्या किया जाए, विद्युत संयंत्र में किया जा सके, यानी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। देखिए डेनमार्क को पवन होता है, पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है। लगभग 25% वहाँ विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है, यानी जो वहाँ का आप कह सकते हो विद्युत उत्पादन है टोटल, लगभग उसका 25 को इसी से किया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हाँ भारत में इससे पीछे है, लगभग 5वां स्थान विश्व में भारत का इसके लिए है। और अगर हम सही से और पर्याप्त रूप से कर सकें इसका उत्पादन, तो लगभग 45,000 मेगावाट तक की हम विद्युत उत्पादन इससे कर सकते हैं भारत में, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा हमें क्या होती है, अगर हमें देखिए 1 मेगावाट की भी अगर हमें विद्युत उत्पादन करना हो, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा भूमि चाहिए होती है। जो हेक्टेयर मापन होता है एरिया का, उसमें भूमि चाहिए होती है, ठीक है। तो ये एरिया ज़्यादा घेरती है, और थोड़ा इसका यूज ये है, इसकी सीमाएं ज़्यादा हैं पवन ऊर्जा, क्योंकि जब तक आप समझ सकते हैं पवन का मतलब हवा से चलेगी, अगर जब तक हवा ही नहीं होगी, हवा नहीं चल रही होगी, तब तक इसका यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर? तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। कल आपसे बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में या नवीकरणीय स्रोतों के बारे में। और देखिए ये एक ऐसा स्रोत है पवन ऊर्जा जो नवीकरणीय है। नवीकरणीय इसलिए है क्योंकि इसका एक बार आपने, अगर इस टाइम पवन चल रहा है, आपने इसकी जो इससे उत्पन्न ऊर्जा उसका यूज कर लिया, तो दोबारा यूज हो सकता है, क्योंकि पवन जब तक चलेगी जब तक आप इससे एनर्जी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।